हेलो दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। और करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है कि आप को मैं क्या बताऊं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। कितने सारे सोर्सेज, कितनी सारी जगह, कितनी सारी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ती हैं और एक जगह पर टू द पॉइंट काम की चीज़ें कंपाइल करके नहीं मिलती। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो है करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। यानी कि सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज से आपके इंफॉर्मेशन, आपकी न्यूज़, आपके करंट के टॉपिक्स को इकट्ठा करके मैंने एक जगह पर कंपाइल कर दिया। तो इसका पर्पस है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल जाएं और अच्छे तरीके से आप कवर कर सकें। एक जगह पर नोट्स बन जाए, साथ के साथ क्लास के साथ साथ में कोई टॉपिक क्यों चर्चा में है, उसके पीछे को उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और साथ के साथ अगर उसमें रिवीजन के की पॉइंट्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो चलिए, यही प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुका हूं। तो सभी लोग जैसा अपना प्रेम दे रहे हैं, जैसा अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूं। बस ये खुशी मेरी इस चीज के लिए नहीं है। खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप लोगों का फेवरेबल रिजल्ट आएगा, आपके जो चाहते हैं आपके पसंद का रिजल्ट आएगा। यस, मेरी तो बस एक आप लोगों के लिए एक कोशिश है। तो चलिए, आज का 10 अगस्त का ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स एट वन प्लेस फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम 2027-28 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वो कई सारे टॉपिक हैं जिनको आप देख सकते हो सामने। मैं एक लिस्ट देता हूं और साथ के साथ यूपीएससी के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, कौन सा टॉपिक है, कहां पर कैसे है, किस पेपर से आपका आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए कि सर ये इस टॉपिक को हम कहां रखना चाहिए, कहां पर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें सॉल्व हो जाती हैं। तो अच्छे खासे टॉपिक हैं और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और साथ के साथ इसमें आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट भी रहता है, रिवीजन के टॉपिक्स। यानी कि पढ़ने के बाद में मेरे साथ तो डिस्कस कर ही लोगे, अगर उनका लास्ट में रिवीजन पॉइंट मिल जाए तो नोट्स बनाने में सबसे बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आज सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसकी पीपीटी आप लोगों को मिलेगी कहां? यह है उसका पता, टेलीग्राम, जिस पर आपको सिर्फ स्कैन करना है, कुछ नहीं करना, आपको आराम से इसकी मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा आपका क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट। स्कैन कीजिए, मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चलते रहेंगे। और ये इतिहास वैकल्पिक विषय 2027-28 के लिए आप लोगों के लिए जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ IAS ऐप पर जाइए, बैच को ज्वाइन कीजिए, फ्रीडम सेल का फायदा उठाइए। 79% डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, जो कि बैच आप लोगों का कल से स्टार्ट हो रहा है। नया बैच 11 तारीख से, और ये भी एम के लाइव कोड के माध्यम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। तो फटाफट जाइए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगर चाहते हैं कि 300 प्लस नंबर आसानी से हिस्ट्री में आ जाएं, और जिससे कि आपके जीएस में कम से कम मान के चलिए तो 500 से 700 नंबर का पेपर आपका सॉल्व हो जाए इसी के माध्यम से। तो डेफिनेटली फटाफट जाइए। ओके, चलिए, आज का सबसे पहला टॉपिक है मैगी को लेकर के विवाद। हर घर की पसंद, हर बच्चों की पसंद, 2 मिनट की मैगी, 2 मिनट में बन के तैयार। अमिताभ बच्चन जी भी खूब खाते थे, खिलाते थे। अब खाते थे कि नहीं खाते थे लेकिन ये नहीं पता। लेकिन इसको लेकर के विवाद है। CFTRI, मैगी कंट्रोवर्सी एंड CFTI चर्चा में क्यों आया? दिल्ली हाईकोर्ट ने नेस्ले इंडिया यानी कि मैगी को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ 2015 के मैगी विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। और यह फैसला CFTRI की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। 2015 में इसके खिलाफ केस लगाया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिले हुए हैं जो हमारे टेस्ट एनहेंसर है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य के लिए बड़े नुकसानदायक हैं। हमारी मात्रा से ज्यादा उसमें आपके केमिकल्स मिलाए हुए हैं। और ये 2015 में केस हुआ। उस समय कई महीनों के लिए मैगी बैन भी हो गई, बंद भी हो गई। वो अलग बात है कि उसी बीच में बाबा रामदेव की मैगी आ गई थी, कैसी स्वदेशी, ठीक है ना। खैर वो अलग मुद्दा है। उस केस को अब जाकर के खत्म किया गया। 2015 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने
मैगी में लेड यानी कि सीसा और एमएसजी अधिक होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नमूनों की जांच सीएसआईआर सीएफटीआरआई मैसूर को सौंपी। सीएफटीआरआई की रिपोर्ट में सीसा की मात्रा निर्धारित सीमा से 2.5 ppm के भीतर पाई गई, यानी कि निर्धारित सीमा के अंदर ही उन्होंने पाई। सोचिएगा 2015 से लेकर के कितने साल हो गए? 9 साल, 11 साल हो गए। तब जाकर के ये कंसेप्ट आया कि भाई सीएसआईआर की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसमें जो लेड की मात्रा है जितनी होनी चाहिए उससे कम ही है, उसके अंदर है। इस तरीके से आपके हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, इस केस को खत्म कर दिया। सीएफटीआरआई क्या है? सीएफटीआरआई खाद्य सुरक्षा के लिए देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था है, अपेक्स साइंटिफिक बॉडी है। इसकी स्थापना 1950 में मैसूर में स्थापित की गई थी, सीएसआईआर के अधीन है। इसे एफएसएसएआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 2006 के तहत सर्वोच्च रेफरल फूड लेबोरेटरी माना जाता है। एफएसएसएआई अगर कहीं भी भेजती है तो यहीं पर भेजेगी, सबसे टॉप लेवल की आपकी लैब है। अंतिम साक्ष्य इसकी रिपोर्ट अपीली कार्रवाई में निर्णायक साक्ष्य के रूप में मानी जाती है और कुपोषण के लिए आहार और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे नियमों को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? एफएसएसए 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करता है। फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006, इसको याद रख लीजिएगा। इसी के तहत ही एफएसएसएआई का गठन हुआ। ये रही। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी कि 2000 मई 2015 में केस शुरू हुआ, 2015-16 में इसको रेफरल दिया गया, उसके बाद इतने सालों बाद रिपोर्ट आई है। लेकिन वो अलग बात है कि बीच में मैगी चलती रही, खूब चली, खूब खाई, सब लोगों ने कितने सालों से लगातार खा रहे हैं, ये सारी चीजें हुई। अब आ जाइए एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, गिद्ध संरक्षण। अब कहो सर कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं गिद्ध संरक्षण, जितनी बार पढ़ लीजिए उतनी बार रिवीजन भी हो जाएगा और समय समय पर चर्चा आती है। असम के काजीरंगा में स्लैंडर विल्ड और वाइट रब्ड प्रजाति के 10 कैप्टिव ब्रीड गिद्धों को जंगल में छोड़ा गया। सोचिएगा, काजीरंगा के रिलीज साइड में छोड़ा गया, ये रहा रानी बीबीसी ब्रीडिंग सेंटर से। बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और असम वन विभाग के 15 साल के संरक्षण कार्यक्रम का परिणाम है, जिसकी वजह से इनको पाल करके जंगल में इनको छोड़ा गया है, जिससे कि इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। 1999-2000 के दशक में भारत में 99% गिद्धों की आबादी समाप्त हो गई थी। इन गिद्धों को रानी के प्रजनन केंद्र में पाला गया, ये रहा रानी केंद्र में इनको पाला गया, अब इनको छोड़ा गया है, ठीक है ना, जंगल में छोड़ा गया। कैसे? 10 गिद्ध। जैव विविधता संरक्षण और एक्स सिटू प्रयासों का कंसेप्ट है। इंसिटू और एक्स सिटू, इंसिटू होता है जो जहां पर है वहीं पर प्रोटेक्शन देना, उनको संरक्षण करना। एक्स सिटू जहां पर है उसके बाहर के क्षेत्र में ले जाकर के इनका संरक्षण करना। खास बात क्या है कि गिद्धों की मौत का कारण क्या था? मवेशियों को दर्द निवारक दवा दी जाती थी जिसका नाम था डाइक्लोफिनेक, ठीक है ना, ये रही। और डाइक्लोफिनेक दवा उनकी किडनी फेलियर, रेनल फेलियर के रूप में जानी जाती है, ये रहा, जिसमें देख रहे हैं कि दवाइयां दी जाती थी, कुछ समय के बाद में किसी भी कारण से जानवर की डेथ हो जाती थी। जरूरी नहीं है कि दवा की वजह से, किसी भी कारण की वजह से आगे कभी भी, लेकिन वो डाइक्लोफिनेक उनकी बॉडी से बाहर निकलता नहीं था, उनकी बॉडी में स्टोर रहता था। गिद्ध उस जानवर को खाते थे और इस तरीके से वो डाइक्लोफिनेक इनके बॉडी में चली जाती और इनका जो किडनी फेलियर है ये उनके में काम कर जाता था, इस तरीके से। अब इसके लिए दिया गया है कि क्यों ना इसके लिए मेलॉक्सिकैम और टैक्लोफेनिक एसिड इनके लिए सुरक्षित माने गए हैं कि ये इससे कोई नुकसान नहीं है। स्लैंडर विल्ड गिद्ध अति संकटापन्न यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखिए आईयूसीएन की लिस्ट में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और गिद्ध हमारे समाज के, हमारी प्रकृति के क्या है? सफाई कर्मी है, चीजों को खत्म करते हैं और इनके बिना फूड चेन असंतुलित हो जाती है, क्योंकि गंदगी बनी रहती है, ये जीवों को खा करके नष्ट नहीं कर पाते, तो वो बनी रहती है, तो हमारी जो फूड चेन है वो खराब हो रही थी। तो जीएस 3 में प्रजातियों के संरक्षण और रसायनों के बायोमैग्निफिकेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बन जाता है। ये रहा बायोमैग्निफिकेशन, कि कैसे कैसे मेडिसिन आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जानवर से दूसरी जानवर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे शिफ्ट हो जाती है। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके,
एक अगला टॉपिक है हिंदू वो सॉरी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम आरक्षण को लेकर के विवाद। मैंने इस पर पहले भी आपको एक वीडियो मैंने बना करके दिखाया था। आपने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ना चाहिए था। अभी हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम धर्म अपनाने वालों वाले पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के तमिलनाडु सरकार के अधिकार से जुड़ी अपनी अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब कहोगे कैसे? कि भाई कंडीशन यह है कि जो कुछ लोग थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया और पिछड़े वर्ग के थे, तो तमिलनाडु सरकार उसको अपना आरक्षण जैसा था वैसा ही देना चाहती है। इसको लेकर के आपके हाईकोर्ट में पहले भी चीजें विवाद में आ चुकी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने उस राज्य आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें धर्मांतरित लोगों को वीसी का दर्जा मिला हुआ था, बैकवर्ड क्लास का, पिछड़े जा लोगों का, एससी एसटी ओबीसी कोई भी। हाईकोर्ट का तर्क था कि इस्लाम में जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं होती, इसलिए इनको हम दर्जा नहीं दे सकते चाहे वो कोई भी हो। तमिलनाडु सरकार का तर्क है धर्म बदलने से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन खत्म नहीं होता। धर्म ही तो बदला है, पैदाइशी मुस्लिम थोड़ा ना है। तो ये है उससे खचड़ा नहीं होता। तो ये विवाद है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब क्यू पॉइंट क्या है? धर्मांतरण पर एससी और ओबीसी बीसी आरक्षण पर अलग अलग संवैधानिक प्रभाव पड़ता है। कानूनी विवाद क्या कहता है? क्या जन्म आधारित जाति का लाभ उस धर्म में भी मिलेगा जो सैद्धांतिक रूप से जाति नहीं है, जाति को नहीं मानता, जैसे इस्लाम है, उसमें जाति व्यवस्था है ही नहीं। तो इसमें एससी आरक्षण अनुच्छेद 341 के तहत संचालित होता है। इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने पर व्यक्ति को एससी का दर्जा खो देता है। इस्लाम या ईसाई धर्म, क्योंकि दोनों में जाति व्यवस्था नहीं है। अपवाद है सिख और बौद्ध धर्म। इस धर्म को अपना लेते हैं तो आपका एससी का दर्जा बरकरार रहेगा। यह सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, बीसी आरक्षण ओबीसी बीसी अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सार्वजनिक स्थान और लोकोपक्रम या सरकारी नौकरियां, यह धर्म तक सीमित नहीं है, पिछड़ा वर्ग का मुख्य आधार है। धर्मांतरण के बाद भी राज्य चाहे तो पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, ये रहा। अगर राज्य चाहे तो ये एससी का कंसेप्ट तो ये रहा। यहां पर कंसेप्ट आपका राज्य सरकार का कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति का, किसी व्यवस्था का कहीं पर भी पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं है, उनका वो पिछड़ा है, तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। ये इसका कंसेप्ट है, यही डिबेट का मुद्दा है, इसलिए मद्रास सरकार ये करना चाहती थी। अब आप लोग बताइएगा कि क्या सही है? क्या वास्तव में इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाने पर एससी का दर्जा या ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ओके, अगला टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये रही, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन, बोले सर अभी तो मिले ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? हमें इसका बैकग्राउंड समझना है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर दिया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वर्ष पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार जोड़े गए हैं। स्वदेशी पशु नस्लों के संरक्षण और डेयरी सेक्टर के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार डेयरी क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देती है। उद्देश्य है स्वदेशी नस्लों को पालने वाले किसानों और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना। पंजीकृत 53 गाय या भैंस की स्वदेशी नस्लों के लिए ही मान्य है, क्रॉस ब्रीड इसके तहत मान्य नहीं है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान श्रेणी में पशु चिकित्सा डॉक्टरों के लिए अपात्र है। ये यानी कि इसमें वो डॉक्टर अपात्र हैं जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उसको क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये है। तो गोपाल रत्न अवार्ड सबसे डेयरी का अवार्ड दिया जाता है, जिसमें डेयरी विकास का 5 लाख रुपए, सर्वश्रेष्ठ सहकारी समिति का 5 लाख रुपए, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का इसके लिए कोई अवार्ड नहीं है, नो कैश प्राइज। ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये दो चीजों में आपके लिए है, याद रहेगा आप लोगों को? नहीं? अच्छा है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरमेंट के हिसाब से कंबल कोंडा
वन्य जीव अभयारण्य। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है आंध्र प्रदेश में। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ अभयारण्य हमारा है कहाँ, जिसमें कंबलकोंडा अभयारण्य के पास 860 मीटर दूर डाटा सेंटर पार्क के निर्माण का विरोध किया गया है कि भाई ये रहा आपका ये, और यहां पर एक 860 मीटर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, प्रपोज डाटा सेंटर बिल्कुल इसके किनारे पर 860 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं है। याचिका में सिंहाचलम पहाड़ियों के पर पेड़ों की कटाई और इकोलॉजिकल नुकसान का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि ये बनाया जा रहा है तो पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं। निर्माण के लिए एनबीडब्ल्यू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और एसईआईएए से अनिवार्य मंजूरी की मांग की गई है कि भाई इसको मंजूरी दिया जाए, लेकिन लोग वहां के इसका विरोध कर रहे हैं। पीआईएल दायर की गई है कि भाई ये यहां नहीं बनना चाहिए। तो आपको याद क्या रखना है, कंबलकोंडा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, ठीक है ना। ये पहाड़ियां यहां कहां पर हैं, किन कहा पहाड़ियों के पास में है, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हाल फिलहाल चर्चा में क्यों आया। अब बात आती है ये इसको लेकर के, यह अभयारण्य पूर्वी घाट का एक अद्वितीय और संवेदनशील वन क्षेत्र है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन रहते हैं जो पूर्वी भारत के तट पर पाए जाते हैं। यहाँ का प्रमुख जीव है भारतीय तेंदुआ, ये रहा इंडियन लेपर्ड जो है। स्थानीय प्रजाति है इंडियन क्लाउडेड गैको, ये रही क्लाउडेड गैको, यानी कि एक तरीके की मछली वो छिपकली के जैसी। इंडियन क्लाउडेड यानी कि उसके ऊपर बादलों जैसे एक चिन्ह बने हुए होते हैं, ठीक है ना, ये रही। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर टीक के पेड़ हैं, रेड सीडर पेड़ हैं, ये भी आपकी वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये रही। पर्यावरण दृष्टिकोण से इको सेंसिटिव जोन में औद्योगिक निर्माण के प्रभाव से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत मुद्दा है ये। और दूसरा, जीएस3 जैव विविधता के लिए मैप बेस्ड परिस्थिति तंत्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भाई इसको मैप में लोकेट कर दीजिए कहां पर है, किस तरीके से है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है धवलेश्वर मंदिर, ये रहा। धवलेश्वर मंदिर आपका अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां इस पुल से पार करके इस मंदिर तक वहां पहुंची थी, दर्शन करने गई थी। प्राचीन मंदिर है, ये रहा। कहां पर, महानदी के किनारे पर, नदी द्वीप पर है, पूरा का पूरा एक द्वीप बना हुआ वहां पर है। और ये प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज से जुड़ा हुआ है, ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि हैंगिंग ब्रिज है, हिलता डुलता सा। और लोक कथाओं के अनुसार यहां भगवान शिव ने एक सफेद बछड़े की रक्षा की थी यहां पर, इसलिए ये माना जाता है। मैं इस पर अलग से एक सेपरेट 10 से 12-15 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूं, तो इसको वहां पर और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसकी स्थापत्य शैली क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किसने इसको बनवाया, किस तरीके से बनवाया, कौन राजा थे, ये इसका कंसेप्ट क्या, पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड मैं आपको सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। इसलिए यहां पर मैंने टू द पॉइंट केवल ये ध्यान रखिएगा, महानदी के किनारे है, एक नदी द्वीप पर है, सस्पेंशन ब्रिज से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव के सफेद बछड़े के बचाने की कहानी से संबंधित है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर अभी गई थी घूमने। नागर शैली की कलिंग शैली है, सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति ने इसको बनवाया था। इसमें गर्भगृह, जगमोहन, नट मंडप, भोग मंडप के एक ही धुरी पर शामिल है, सारे के सारे एक में है। रेखा देवल, पीड़ा देवल और खाकरा देवल यहाँ पर इस मंदिर की प्रॉपर एक परंपरा है, सारी चीजें हैं। अब ये क्या होते हैं मैं उसमें बताऊंगा। कार्तिक महीने में बड़ा ओसा उत्सव मनाया जाता है, बड़ा ओसा। अब ये उत्सव क्या होता है इसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा उस वीडियो में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अब एक टॉपिक है एसपीओसीएस योजना, कल्चर ऑफ साइंस स्कीम, ठीक है ना। अभी अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने संसद में एसपीओसी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 1.68 करोड़ लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। 1.68 करोड़ लोगों की, किसमें, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस की रिपोर्ट में। उसमें बताया गया है कि छात्रों में रटने के बजाय प्रयोग आधारित सोच विकसित करना बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट का लागूकर्ता राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद इसको लागू करेगी, एसपीओसी स्कीम को, इस स्कीम को लागू करेगी, ठीक है ना। और तीसरा, हाल ही में गुवाहाटी और केरल में नए विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं इसी से जुड़े हुए, यानी तो एक तरीके से ये स्कीम है, एसपीओसीएस, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड ऑफ साइंस, साइंस की प्रकृति को बढ़ावा देना। कैसे, कि लोग रटे नहीं,
बल्कि समझें, अंडरस्टैंड करें, जानें कि किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से नहीं होती हैं, एवरीथिंग। ठीक है ना? तो ये एक कंसेप्ट है जिसको हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? इस योजना विज्ञान को समाज के हर वर्ग, विशेषकर सुदूर इलाकों तक पहुंचाती है। इस योजना के माध्यम से विज्ञान को सुदूर इलाकों तक ले जाने की कंसेप्ट को रखा गया है। प्रमुख घटक कौन है? साइंस सिटी राज्य स्तर पर साइंस सिटी होंगे, साइंस सेंटर होंगे जिला स्तर पर, और इनोवेशन हब होंगे, डिजिटल तारामंडल होंगे। यस, डिजिटल तारामंडल भी इसके तहत होंगे, जिसके माध्यम से लोगों को ये काम किया जाएगा। राज्य सरकार को मुफ्त जमीन देनी होती है और संचालन का जिम्मा उठाना होता है। तो अनुच्छेद 51A(H) क्या कहता है? कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें। ये और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों में इसका बड़ा कंसेप्ट है। तो फंडिंग पैटर्न क्या है? सामान्य राज्यों में 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देंगे। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 10% राज्य देंगे, 90% केंद्र सरकार देगी। आपके नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स जो है, ये रहे आपके विशेष राज्य। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट है। और उसमें क्या क्या चीजें होंगी आपको मैंने बता दिया। एक आपका इंपॉर्टेंट विवाद का मुद्दा बहुत तेजी से चलता है, बहुत काफी लंबे समय से है, केरल और तमिलनाडु के बीच का मुल्ला पेरियार विवाद। तमिलनाडु सरकार ने मुल्ला पेरियार बांध का जल स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे केरल सरकार ने सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया। जल स्तर बढ़ाने का तमिलनाडु सरकार ने और केरल सरकार ने इसको मना कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, मजेदार चीज पता है क्या है? मजेदार चीज यह है कि मुल्ला पेरियार बांध है केरल में और उसका प्रबंधन देखता है तमिलनाडु। है ना, डिस्प्यूट होगा ही होगा। कंडीशन यह है कि यह बांध केरल केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु करता है। 1886 में त्रावणकोर के महाराजा ब्रिटिश सरकार ने 999 साल की लीज एग्रीमेंट पर इसका निर्माण किया था। 999 यानी कि लगभग 1000 साल के लिए। ठीक है ना? यह बांध पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार का पानी पूर्व की ओर बैगई बेसिन में मोड़ता है। ये सोच लीजिएगा, जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है यूं करके उसके पानी को मोड़ करके आपके पूर्व की ओर बैगई बेसिन में लाया जाता है, जिससे कि आपके तमिलनाडु की साइड में पानी जा सके। इस तरीके से ये कंसेप्ट है। विवाद का मुख्य कारण है 130 साल पुराने इस बांध की संरचनात्मक सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को जलस्तर 120 फीट तक रखने की अनुमति दी थी उस समय। अब ये चाहते हैं कि 152 फीट तक इसको बढ़ाया जाए। बांध भूकंप संभावित क्षेत्र में, इसलिए नया बांध बनाना चाहिए, यह केरल कहता है। रूल कर्व कहता है मानसून के दौरान सुरक्षित जल स्तर बनाए रखने के लिए गतिशील शेड्यूल होना चाहिए। बेबी डैम 152 फीट जल स्तर करने के लिए पास के बेबी डैम को मजबूत करना होगा, जिसके लिए केरल पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे रहा। यह तमिलनाडु चाहता है कि भाई इसका एक बेबी डैम बनाया जाए 152 फीट ऊंचा, जिससे कि इसका जो पानी है वहां पर और स्टोर किया जा सके और उसको प्रॉपर तरीके से कर सके। तो ये कंसेप्ट है। तो ये आपका सेफ्टी लिमिट है 136 फीट की 1979 के अनुसार। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया 142 फीट, और तमिलनाडु की डिमांड है कि इसकी हमको 152 फीट कम को करना चाहिए। ये डिमांड है जिसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, केरल सरकार ने सुरक्षा कारणों से सिरे से खारिज कर दिया। केरल सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में तो भी बात ही नहीं गई है। यह विवाद का मुद्दा है। अब एक है NMMLGS NMMSS स्कॉलरशिप। शिक्षा मंत्रालय की 2026-27 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है भाई, एजुकेशन के लिए आपके आवेदन मांगाए गए हैं कि भाई जिस किसी को भी स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, ये किसके लिए है?
यह उनके लिए है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और मेधावी छात्र हैं, जो कक्षा 8 के बाद ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए, कि भाई कक्षा 8 के बाद किसी भी तरीके से इनकी ड्रॉप आउट को रोका जा सके, स्कूल ना छोड़ दें। यह 2008 में शुरू किया गया था। अब छात्र एनएसपी पोर्टल पर एक मेरिट आधारित और एक कल्याणकारी छात्रवृत्ति दोनों के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड भी और वेलफेयर बेस्ड भी आप इस पर कर सकते हैं। यह इसका कंसेप्ट रखा गया है। ओके, ये रखा गया। अब क्यू पॉइंट क्या है? यह योजना 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि पहले तो 8 तक तो था ही, अब इसमें उसके बाद है। अब 1 लाख छात्रों को 12,000 रुपया प्रतिवर्ष 4 साल तक दिया जाएगा। 9, 10, 11, 12, 1 लाख रुपया। 1 लाख छात्रों को 12,000 यानी कि 1,000 रुपया प्रति माह ये दिया जाएगा। आय सीमा ये उसी को दिया जाएगा जिस परिवार की आय 3.5 लाख से कम होगी। प्राइवेट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और आवासीय सरकारी स्कूलों के छात्र इसके लिए अपात्र होंगे। यानी केवल और केवल सरकारी स्कूल ही इसमें लिए मान्य होंगे। बाकी प्राइवेट स्कूल, केवीएस वाले, नवोदय वाले या आवासीय सरकारी स्कूल इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इन पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यानी केवल और केवल सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए छात्रों के लिए ही यह योजना है, एक तरीके से। क्लियर एवरीवन? और एक इंपॉर्टेंट है पाकल दुल जल विद्युत परियोजना। आप कहोगे सर जल विद्युत बहुत पढ़ाते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। पाकल दुल श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप से जम्मू कश्मीर में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना साइट पर मजदूरों की हड़ताल सुलझा ली गई है और उन्हें 1.12 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में आई। यह 1000 मेगावाट की अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक ऊर्जा परियोजना है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। कहां पर? मुरुसुदूर नदी पर बनी है, जो चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी पर बनी हुई योजना है। यही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। ये रही, तो चिनाब नदी ये रही, और चिनाब नदी की सहायक नदी है मुदुसुरूर नदी, किश्तवाड़ जिला वहां पर बना हुआ है। ये मैंने कई सारी ऊंज परियोजना से लेकर के कई सारी परियोजनाएं आपको बताई हैं, तो आपको याद होना चाहिए वो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह परियोजना उत्तर भारत के पावर ग्रिड की स्थिरता को प्रदान करती है। सिंधु जल संधि 1960 में जो हुई थी, चिनाब पाकिस्तान की पश्चिमी नदियों में है और भारत को इन पर रन ऑफ रिवर निर्माण करने का अधिकार है। यानी कि चलते हुए पानी से आप कुछ भी कर लीजिए, पानी को मत रोकिए। बांध ऐसा नहीं बना सकते जिससे कि आपका पानी को स्टोर करना हो। आप चलते हुए पानी से कुछ भी कर लीजिए। तो रन ऑफ रिवर का कंसेप्ट यही है कि हम डैम बनाएंगे और उससे तुरंत को तुरंत पानी निकलता चलाएगा, स्टोर नहीं होगा। यह कंसेप्ट रखा गया, एक नॉमिनल स्टोरेज, जिससे कि पानी नीचे गिरेगा और उससे हमारी बिजली बनेगी और पानी आगे चला जाएगा, क्योंकि पानी पर अधिकार पाकिस्तान का है। और यह 167 मीटर ऊंचा रॉकफिल डैम है। रॉक यानी कि चट्टानों से भरा हुआ। सीबीपी, पीपीएल, एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर की एसपीडीसी के संयुक्त उपक्रम द्वारा बनाया जा रहा है। यह पानी स्टोर कर नीचे स्थित अन्य प्रोजेक्ट्स की क्षमता को बढ़ाता है। ये रहा, और वहां से तेजी से पानी नीचे फेंक देता है, तुरंत के तुरंत। ये इसका कंसेप्ट है। पाकल दुल, उसके नीचे किरू परियोजना, उसके नीचे क्वार परियोजना, उसके नीचे रतले परियोजना, उसके नीचे बगलिहार। इस तरह से पानी आता है इन सारे सारे उसमें, इस तरह से डाउन स्ट्रीम। और ये सारे के सारे क्या हैं आपके, याद कर लीजिए सीक्वेंस में कौन कौन से आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं कुल मिलाकर के। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि पसंद आएंगे। इनके आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, और इसके बाहर शायद ही कोई चीज आपकी जाएगी। अगर है भी तो उसके लिए फिर आपका ये रिवीजन पॉइंट है। मैगी केस, वल्चर कंजर्वेशन, स्लैंडर विल्ड वल्चर 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 है, रिलीजियस कन्वर्जेंस एंड रिजर्वेशन है, ठीक है ना, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड का कंसेप्ट है, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, धबलेश्वर मंदिर है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड साइंस है, एसपीओसीएस, मुल्ला पेरियार बांध है, नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलर स्कॉलरशिप है। ये रहा टोटल मिलाकर के। और पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये सारे के सारे इनमें प्रश्न और उनके उत्तर सामने दिए हुए हैं। इनको आप रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इससे आपका क्या होगा?
आप चाहे बैंक की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, आप आईएएस की करो, पीसीएस की करो, किसी भी करो, ये टॉपिक आपके काम आ जाने हैं, कहीं पर भी। किसी भी एग्जाम में काम आ जाने हैं। यानी कि आईएएस के लिए तो है ही है, बाकी अन्य एग्जाम में छोटी-छोटी चीज़ क्या है और इनके की पॉइंट्स कौन-कौन से जिन पर हमें याद करने की बहुत ज़रूरत है। तो इससे रिवीजन भी आपका हो जाता है। क्यों? कैसा है? सरप्राइजिंग एलिमेंट। आज का नहीं मतलब कई दिनों से चल रहा है ये। यानी कि इसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ नया इंक्रीज़ हो रहा है और सोचिएगा इसी क्लास में कुछ ना कुछ और मैं आगे इंक्रीज़ करूँगा ही करूँगा। हो सकता है कि उसमें आपके मेंस के क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है कि उसमें से आपके एक मॉडल आंसर आ जाए। क्यों भाई? कैसा रहेगा? बताइए ज़रूर कि अगर इसी से जुड़े हुए अगर कोई मेंस का क्वेश्चन 2, 4, 5 अच्छे क्वेश्चन बन जाए या निबंध का टॉपिक बन जाए या फिर उसमें कोई एक डिटेल में उसका मेंस का आंसर आ जाए, तो कैसा रहेगा? लेकिन मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन करूंगा ज़रूर। बताइएगा ज़रूर, कैसा रहेगा? ठीक है? चलिए मिलते हैं कल फिर इसी सेशन पे। थैंक यू वेरी मच।